नमस्कार। पशुधन हिताय चैनल के गो टीम के लिए में आपका स्वागत है। व्यावसायिक बकरी पालन। व्यावसायिक बकरी पालन यानी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा किलो का मांस लेना, इसको ही बोलेंगे हम व्यावसायिक बकरी पालन। बकरी पालन में सबसे महत्व की जो बातें आती है वो यह है कि सबसे पहले तो आपने जो भी अच्छा बकरी पालक है उसका निरीक्षण करना चाहिए। बाद में उससे अंडरस्टैंडिंग्स लेनी चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। बाद में अपनी क्षमताएं पहचाननी चाहिए। बाद में टेक्नोलॉजी का योग्य यूज़ करना चाहिए। बाद में अगर कोई आपके आसपास का कोई अच्छा डॉक्टर हो उसे कंसल्टेशन लेना चाहिए या उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसका नाम नंबर रखना चाहिए। एखादी अगर प्रशिक्षण संस्थालय है उसका उससे सर्टिफिकेट लेना चाहिए अच्छे से प्रशिक्षण लेके, और बाद में फिर अपना बकरी पालन शुरू करना चाहिए। बकरी पालन में सबसे जो महत्व की बातें आती है इसके बाद वो है कि सबसे पहले तो शेड का रचना कैसे करें, बाद में उसके खाने के लिए क्या दें। तो सबसे पहले तो शेड की रचना ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। बाद में खाने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे पेड़ और पौधे लगाने चाहिए, जैसे सेवरी शेवगा हो गया। बाद में सुबाबुड़ जैसे महाराष्ट्र में होती है, बाबुड़ के पेड़ ऐसे लगाने चाहिए। और उनकी अगर डायरेक्शन वो अगर वेस्ट की तरफ हो तो सबसे अच्छा रहेगा कि वो ये सब पेड़ और पौधे वेस्ट की तरफ लगाए जाए शेड के। इससे होगा ये कि आपके जो शेड है उसमें जो ठंडाई बनी रहेगी और अपने बकरियों का प्रोडक्शन अच्छा होगा, वो अच्छे रूप से मांस देने लगेगी। उसके बाद आता है, ये तो कंस्ट्रक्शन की बातें होगी। बाद में अगर कंस्ट्रक्शन में भी उसमें फ्लोरिंग स्पेस कितना चाहिए ये वगैरह बहुत सारी बातें होती है, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे हम। बाद में आती है जाति। तो जाति में आनुवंशिकता, उसका एज, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, शरीर की रचना कैसी है। बाद में उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट कैसी है, उसमें जो ट्विंस पैदा करने की क्षमता कितनी है। बाद में वो दूध देती है कि नहीं, और एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट कैसा है वो देखा जाता है। तो आनुवंशिकता में वही है कि जो ट्विंस की संख्या है वो सबसे ज़्यादा हो और उसकी बांधा वगैरह अच्छा हो उसका एनिमल का। और उसमें अगर अगर बकरी रही, जैसे बारबरी ब्लॉकी बकरी है, उसका जो बांधा है वो ऐसे रेक्टेंगुलर जैसा है, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है साइंटिफिकली मीट प्रोडक्शन के लिए। बाद में उसकी बॉडी में देखा जाता है कि उसमें लेमनेस तो नहीं है या कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसका मैटरनल इंस्टिंक्ट यानी वो अपने बच्चों को कितना पास में रखती है वगैरह, ये सब देखा जाता है। तो अगर शक्य हो तो उतना सेकंड टाइम की बकरी चुने, वो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप बाहर से ख़रीदते हो। और ख़रीदने में भी यह केयर रखनी चाहिए कि आपने मानसून में कभी भी बकरी को नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रेस का बहुत ये होता है और स्ट्रेस में डिसीजेस होती हैं। तो मानसून के सीज़न में कभी भी बकरी को नहीं ख़रीदे, वो ही अच्छा है। और जो लोकल बकरियां हैं वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट रहती है। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इधर मोस्टली सभी जगह पे, जैसे विदर्भ में बेरारी है, और कॉमन जो बकरी है जो महाराष्ट्र में सभी तरफ दिखती है वो
उस्मानाबादी है। बाद में उत्तर महाराष्ट्र में संगमनेरी है, और कोकण में ज़्यादातर कोकण करनाल दिखती है। इसके बाद जो मेन जो पार्ट आता है वो है आरोग्य और आहार। तो हम सबसे पहले आहार देखेंगे। ये तो आप सभी जानते हो, पिछले स्लाइड की पिछले एपिसोड की तरह इसमें भी है कि आहार पे ही 60 से 70% खर्चा होता है। और आहार में सबसे पहले आता है पानी। 24 तास मुबलक उसको पानी देना चाहिए। बाद में कोई विष बाधा न हो, इसकी मेन तौर से ध्यान देना चाहिए इस पे। और आहार में सबसे पहले तो आता है जो हरा चारा, उसमें एक दलीय और द्विदलीय चारा आता है। तो एक दलीय में ज्वार, बाजरा, कड़बड़ ऐसे चारा होता है। और बाद में अगर हम द्विदलीय में देखेंगे तो मेथी घास, लहसुन घास जैसे, और काउपी जैसे चारा होता है हरे चारे में। बाद में अगर जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होता है, देखे जाते हैं मेन जो चारा आता है वो शेवरी, शेवगा, बाद में दशरथ, मार्वेल और गिनी घास वो वगैरह आते हैं। और जो चारा लगता है एक एक बकरी के लिए, 30 केजी या 35 किलो की बकरी के लिए, वो लगभग हरा चारा 3 से 4 किलो तक लगता है। और अगर जर सूखा चारा देखा जाए तो हाफ के जी से लेके 1 केजी तक उसको सूखा चारा लगता है, और 300 ग्राम पशु खाद्य लगता है। उसके बाद देखेंगे कि हेल्थ एस्पेक्ट गोट्स का। तो उसके जो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ स्टर्डी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, वो दूर से ही दिखाई देना चाहिए। उसकी आंखें पानीदार होनी चाहिए, उसकी स्किन में शाइनीनेस होना चाहिए। बाद में अगर टेल देखे तो ऊपर होनी चाहिए टेल, नीचे रहनी नहीं चाहिए। बाद में अगर उसके मेन रीजन देखें, उसके जो मेन रीजन है वो ऊपर रहना चाहिए। अगर फीसिस के बात करें तो वो गोली जैसी फीसिस रहनी चाहिए। अगर पाँव देखें तो वो मजबूत रहना चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन जो आँखों में जो रहता है वो पिंक होना चाहिए या गुलाबी रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड हुआ तो हम समझते हैं कि उसमें उस टेम्परेचर का इशू है, टेम्परेचर बढ़ गया है या तो फीवर है। बाद में रूमिनेशन अच्छी तरीके से करना चाहिए उसने, और बाद में वो एकदम एक्टिव होनी चाहिए। ये सब बातें देखी जाती है। बाद में अगर देखा जाए तो अगर बकरी की हालत बराबर नहीं है या एकदम इमैशेटेड है, एकदम पतली सी है, या हेयर्स वगैरह उसके कुछ शाइनीनेस नहीं है हेयर्स में, तो उसको ज़्यादातर डायग्नोसिस होता है उसका कि वो उसमें जंत है कुछ, यानी उसमें वर्म्स हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बाद कि हेल्थ एस्पेक्ट में हम जंतु निर्मूलन करें। तो जंतु निर्मूलन के लिए हम दो तरीके के जंतु आते हैं इसमें एनिमल्स में, वो है एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, आंतरजीवी और परजीवी उसको बोलते हैं। तो उसमें जो डायग्नोसिस किया जाता है वो मल मूत्र से किया जाता है। हम उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और इस जंतु के प्रिवेंशन के लिए हम एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट की कुछ दवाएं देते हैं। तो मेनली जो बातें आती है जो जंतु निर्मूलन के लिए करनी चाहिए, वो है कि हमने उसको अच्छा से अच्छा फ्रेश पानी देना चाहिए। बाद में चारा देना चाहिए उसको अच्छा, जो क्लीन हो, दूषित ना हो। और जो बकरियां है उसको अगर नदी नाले के पास में चराना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो अर्ली इमेच्योर
जो स्टेजेस रहती है इन सब वर्म्स की, वो सब पनपती है। तो इस जगह पे उसको अवॉइड करना चाहिए, उनका यानी उनके चरने को। बाद में अगर देखा जाए तो बाह्य परजीवी के लिए जो फवारनी आती है, हम उस पर स्प्रे कर सकते हैं। और एक डीप उसमें एक जैसा पॉन्ड जैसा बनाया जाता है, और उसमें बकरियों से निकाला जाता है। वो पॉन्ड में हम मेडिकेटेड वाटर डालते हैं, तो उसका भी एक सॉल्यूशन आता है। वो अपने जो पशु वैद्यक अधिकारी है, उनसे उनके संपर्क में आके आप वो कर सकते हो। बाद में अगर और ये जो डेल्टामेथ्रिन और प्रीमेथ्रिन ऐसे सब इसके बाह्य परजीवी के लिए मेडिसिन आती है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आयरमेक्टिन एक अच्छा एक साधन है, जिसको जो डॉक्टर लगाता है, और उसमें अंतर्जीवी और परजीवी का निर्मूलन होता है। वो सबसे अच्छा माना जाता है इसमें। बाद में अगर लसीकरण देखें, तो लसीकरण में 7 से 8 लस आती है, वैक्सीन आती है। ईटीवी, पीपीआर, बीक्यू, बाद में एचएस, पॉक्स, सीसीपीपी, टिटेनस और एफएमडी, इन सब की अलग से वैक्सीन आती है, जो अलग से लगती है, और सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है अपने हेल्थ एस्पेक्ट में। इसको अगर ये सब डिसीजेस ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन्स लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है मार्केट। तो मार्केट का हर एक लोकल जो बाज़ार पेट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना जो रियरिंग है वो स्टार्ट करना चाहिए। जो मार्केटेबल एज है इसमें बकरियों में, वो 6 से 7 महीने है। तो ऐसा प्लान करना चाहिए कि जैसे जतरा आ रही है, एक आधी ईद आ रहा है, तो उसके ही वक्त वो अपना हाईएस्ट वेट अचीव करें, और उसके हिसाब से हम उसको बेच सकते हैं। बाद में रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन सब एस्पेक्ट पे हम वीडियोस बनाएंगे, रिकॉर्ड कीपिंग पे भी वीडियो बनाएंगे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्शन कौन सी डेट पे हो रहा है, बाद में वैक्सीन्स कौन सी लग रही है, और नेक्स्ट वैक्सीन कौन से महीने में आ रही है, जो और बाद में इसमें डंग का कितना उत्पादन हो रहा है, और सभी चीज़ों का रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बताता है कि हम प्रोडक्टिव है, या हमारा प्रोडक्शन आ रहा है, या हम लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, या लॉस में जा रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है एज फार एज प्रोडक्शन इज़ कंसर्न। बाद में कम अगर इसका व्यावसायिक बकरी पालन का यही सूत्र है कि कम से कम टाइम में, कम से कम जगह में, और कम से कम पैसे खर्चे करके हम कितने ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। सो इसीलिए ये किया जाता है, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। सो इस पे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।